हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सलाम और आप देख रहे हैं अमन टॉक्स। और आज मेरे साथ हैं धर्मेंद्र गोस्वामी जी, 4 बार के स्टेट अवॉर्डी, इंटरनेशनल अनाउंसर, फेमस एंकर और मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर भी कहूँगा, लोगों को टाइम टाइम पे गाइड करने वाले हैं। मिस्टर धर्मेंद्र गोस्वामी जी मेरे साथ हैं। उनका सर वेलकम है आज आपका मेरे इस एपिसोड में। और सबसे पहले तो आप अपनी भूमिका खुद बताएंगे कि मैंने आपके कुछ शब्द ज़्यादा तो नहीं बोल दिए, कम बोल दिए, पहले आप बताइए। शब्दों से कुछ नहीं होता अमन जी। सबसे पहले तो अमन टॉक्स में मुझे आपने बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बाकी एक इंसान कोई भी हो, उसमें बहुत सारा टैलेंट होता है। बिल्कुल। कई उसको निखार लेते हैं और कई उसको दबा लेते हैं। जो निखार लेता है वो बुलंदी पा लेता है, और जो दबा लेता है वो जैसे धरती पे आया और वैसे ही चला गया। तो मैं इसके विपरीत अपने शुरू के बाल्यकाल से ही एक ऐसा अपनी व्यक्तित्व लेकर आया था कि मैं चाहता था कि अपनी प्रतिभा को उभारना चाहिए। तो उस नाते जो आपने शब्द कहे वो लगभग सही है। मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहूँगा। उनमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैं जर्नलिस्ट के तौर पे भी पिछले 35-40 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ। गुड गुड। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर एक पूर्ण व्यक्तित्व बनाती हैं। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो विशेष रूप से किसी एक काम के लिए नहीं बना होता, उसमें मल्टी टैलेंट क्वालिटीज होती हैं। बिल्कुल। बट आप यूज कितना करते हैं? नहीं, आपने कहा कि टैलेंट होता है, मगर आपको इस टैलेंट की पहचान कब हुई? आपने अभी कहा कि बाल्यकाल में हो गई थी। बाल्यकाल तो लंबा होता है ना, मतलब आपको कब लगा कि यार ये बोलने वाला मेरे अंदर है कि ये बोल सकता हूँ? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बड़ा मज़ेदार वाक्य है ये मेरे साथ जो बीता। एक्चुअल में मैं छोटे मोटे मैचों में कमेंट्री किया करता था स्कूलों में, और ये जो ब्लॉक लेवल पे और कहीं गाँव में शौकिया तौर पे। तो एक बार मैं और मेरे ब्रदर किसी कार्य से किसी गांव में जा रहे थे, तो रास्ते में ना एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था बच्चों का। ओके। तो सर्दियों के दिन थे, मैंने कंबल ओढ़ा हुआ था, हम बाइक पे थे। तो मैंने पीछे जाकर ना वो जो बच्चे कमेंट्री कर रहे थे उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। ओके। मैंने कहा थोड़ा मजे लेते हैं। बिल्कुल। तो वो मजे क्या थे कि वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट थे। पहले मैं अपने आप को सीरियस नहीं ले रहा था। तो एक बच्चा कमेंट्री कर रहा था, उससे माइक होकर दूसरे ने शुरू कर दी। तो वो पहले वाला कहता रहने दे, तू धर्मेंद्र गोस्वामी नहीं बन सकता। ओके। तो तब मुझे लगा कि इतनी दूर मैं आया हुआ हूँ मेरे शहर से, और यहाँ लोग मेरा नाम ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। ओके। तो वहां से फिर मेरी वो शुरुआत होगी और उसको मैंने सीरियसली लेना शुरू कर दिया। एज ए प्रोफेशन इसने आपको लिया, मतलब सीरियसली आप उस चीज में घुस गए कि यार अब मुझे इस चीज में जाना है। तो बहुत सी इंस्पायरेशन रहती है लोगों की यार कि मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे उसकी तरह बनना है। यार किसी को आपने रोल मॉडल देखा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो रात को लिए जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को आपको सोने नहीं देते। मेरे तो सपने खुद के थे। ओके। कि आई हैव टू डू एवरीथिंग। ओके। मैं अपनी क्वालिटी का जब मुझे आभास हुआ तो मैं उसका 100% देना चाहता था। उसके लिए मुझे बहुत से स्ट्रगल करने पड़े। बिल्कुल। मैंने किसी को रोल मॉडल नहीं बनाया। हालांकि मैं उन दिनों में जो बहुत बड़े अनाउंसर थे उनको सुना करता था। मीन सियानी थे, बिना का गीतमाला के, या उन दिनों में जसदेव सिंह कमेंटेटर हुआ करते थे, बहुत प्रसिद्ध थे। ये दीगर बात है कि सुशील दोषी जी थे, उनसे फिर मैं मिला। ओके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिन लोगों को मैं सुनकर बड़ा हुआ हूँ उनके साथ मेरे अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात बने, और फिर मेरे को इंस्पिरेशन मिली उनसे। बोलने का पहला ब्रेक थ्रू आपको कब मिला? आपको लगा यार आज, मतलब आपको लगा कि मुझे आज पहचान मिली है? पहचान का यह है कि MM कॉलेज फतेहाबाद में एक टैलेंट सर्च शो था। तो वहाँ पर क्या था कि एक उसमें बच्चे जो नए जाते हैं तब प्रेप्स हुआ करती बिल्कुल थी। बिल्कुल। तो मेरा नाम किसी ने उस टैलेंट शो में लिखा दिया। मैं उसमें करना नहीं चाहता था। ओके ओके। क्योंकि मुझे स्कूल तक तो पता था, अनुभव था, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, पर कॉलेज का लेवल बड़ा था, एक हुआ था, एक वो डर सा मन में फोबिया था। तो बट किसी मेरे दोस्त ने मेरे मजे लेने के लिए, इसका पता लगेगा दूध का दूध पानी होगा, तो मेरा नंबर 345 रोल नंबर था। ओके। वो लिखवा दिया। तो जब वो एंकर थे तो उन्होंने कहा भी मिस्टर धर्मेंद्र गोस्वामी रोल नंबर ये सच एंड सच, आप मोनो एक्टिंग करेंगे। तो मेरा पसीना छूट गया, अभी ये क्या होगा, मैंने तो लिखवाया ही नहीं। बट मुझे जाना था, मेरी इज्जत का सवाल था, तो मैं गया वहाँ। ओके।
अमन जी, यू कांट बिलीव, वहां पर मैंने पहली मर्तबा मुल्तानी भाषा में क्रिकेट कमेंट्री की, ओके, जो कि एक नया एक्सपीरियंस था पूरे वर्ल्ड के लिए। 2 लाइनें हो जाए हमारे लिए क्योंकि 2 लाइनें हम भी सुनना चाहेंगे। मुल्तानी भाषा की बात हुई है तो लोग सुनना चाहेंगे। मान लो सचिन ने चौका मारा है, हाँ तो वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, हाँ। तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे मुल्तानी भाषा के अंदर? चलो, दर्शकों के मनोरंजन भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको हमने यूं लिया, साईं मेरा राम राम, मैं फिरोज शाह कोटला दिल्ली चौपिया बोले ना, तो आपको सारे को मेरी राम राम। इतने मैच पे थींदा वे भारत ते पाकिस्तान दा, भारत दा कप्तान ही वे सचिन तेंदुलकर, ते पाकिस्तान दा वे वसीम अकरम। तो साईं मेरा इतने वसीम अकरम भज्जा आंदा है, एक लाल हाथ रंग दा गोला ले वदा है, मसलदा आंदा है, तो उन्हें चाह के सट्टा साईं मेरा सचिन तेंदुलकर ने जोर दी मार के ठोका ते गेंद वंदी पी बाहर, और साईं मेरा छक्का थी गया। ही छक्के दे नाल ही बड़ियां तालियां वजदियां पियां, सीटियां वजदियां पियां, नचदे वदन गांदे वदन, मैं तो इतने फसा पिया जिवें कुत्ते दे मुंह डोला फसा पिया। अच्छा, मुल्तानी भाषा को सुनकर बड़ा मजा आता है। अभी भी आप मेरे ख्याल में बहुत कुछ कर रहे हो मुल्तानी भाषा के लिए। हाँ, मैंने मुल्तानी भाषा की एक पिक्चर में भी काम किया, फिल्म में किया है, मैंने एक हरियाणवी फिल्म में भी काम किया है, हाँ जी, पंजाबी फिल्म में भी योगराज सिंह के साथ काम किया है। ओके। तो ये सारी चीजें मिलकर ना बंदे का एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाती है। तो एमएम कॉलेज के उस फेस्टिवल का जब अंतिम दिन था, तो उसमें मुझे रिजल्ट को लेकर जिज्ञासा नहीं थी भी, धर्मेंद्र का नंबर पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें फाइनल के स्टूडेंट्स थे और थे मेरे सीनियर्स थे बड़े अच्छे। लेकिन लास्ट में जब ये घोषित किया गया कि सारे इस फेस्टिवल का जो बेस्ट एक्टर है वो धर्मेंद्र गोस्वामी, क्या बात है, तो रिकॉग्निशन मिली मुझे। फिर मैं यूनिवर्सिटी में, इंटर यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ रिकमेंड हुआ, कमेंट हुआ, और भगवान ने फिर बाजू पकड़ ली। मतलब उसके बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा मैंने, क्योंकि जो आपकी पूरी फैमिली रतिया में फेमस है, शैलेंद्र गोस्वामी जी हो, आपके बड़े भाई, या उपेंद्र गोस्वामी जी हो, सारे मीडिया से जुड़े हुए हो, आप तीनों ब्रदर को कहते हैं कि त्रिमूर्ति है, मतलब हर इवेंट के अंदर आपको मिलेंगे। तो किस किस फैमिली मेंबर का बड़ा योगदान रहा आपके साथ भी, जो कनेक्ट करते रहे आपके साथ कि यार, मोटिवेट करते रहे कि यार ये करना चाहिए? ये एक गमगीन भी किस्सा है। वैसे तो हम तीनों भाई जो आप कहते हैं, आज के युग में जो एकल परिवार हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, हम उससे अलग हैं। हमारा संयुक्त परिवार है। बिल्कुल, क्या बात है। भाइयों का मेरे साथ पूरा सहयोग रहा है। इसके साथ साथ मेरे माता पिता का मुझे बहुत सहयोग मिला है, विशेषकर मेरी माँ का। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि लोग आज नौकरियों के लिए पीछे भाग रहे हैं और काफी कुछ करने के लिए तैयार है, और मैंने 4-5 तो सरकारी नौकरियां छोड़ी हैं। कारण क्या रहा? 4-5 प्राइवेट नौकरियां छोड़ी हैं, क्योंकि वो मेरे मन वाकिफ नहीं थी। ओके। मेरा उसमें दिल नहीं लगता था। तो जब मैं वो नौकरी छोड़ने की नौबत आती थी, तो मैं गमगीन होकर, हालांकि मेरी अच्छी खासी तनख्वाह हुआ करती थी, पर मेरी मन की सेटिस्फेक्शन नहीं थी। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में कोई टिकट कलेक्टर थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सारी उम्र टिकट कलेक्टर रह जाते तो आज इतने बड़े स्टार, तो आज इतने बड़े स्टार नहीं बनते। मुझे ये पहले आभास हो गया था कि तू वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के लिए नहीं बना, बिल्कुल, तू बोरियां गिनने के लिए नहीं बना। हालांकि तेरी अच्छी पोस्ट है, मैंने इस्तीफा दे दिया। ओके। मैंने और कंपनियों में इस्तीफा दे दिया कि तू इस काम के लिए नहीं बना, तो रिस्क तो लेना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अपनी माँ से कहता था कि माँ, मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता, तो वो मुझे कहती थी छोड़ दे बेटा। ओके। उसने मुझे इनकरेज किया। हालांकि मेरे बाप से मुझे डर लगता था, क्योंकि उनके पैर में जूता भी होता था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कैसे छोड़ेगा तू? बिल्कुल। तो वैसे भी कहा गया कि जो माँ होती है ना, उसमें आपका मुंह खुल जाता है, माँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब बाप का नाम आता है तो मुंह बंद हो जाता है, बाप। तो वहां मेरी सिट्टी पिट्टी बंद हो जाती थी। पर मेरी माँ मुझे हर वक्त कहती थी, जैसा तेरा दिल करता है। मैं कहा, माँ, मैंने रेडियो में जाना है, कभी चली जा, धर्मेंद्र तू हार ना मानियो। फिर मैंने कहा, मैंने टेलीविजन में जाना है, तो जा। तो हालांकि मेरे फादर साहब मुझे डांटते थे भी, ऐसा नहीं करना, तेरे को क्या पता, अभी बाकी सारे स्टार मर गए हैं, तू ही बनेगा क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे ही फिल्मों में गया मैं, कुछ उसमें, फिर एंकरिंग में गया इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरी माँ का, मेरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा साथ मिलता रहा। मुझे जैसे आपने माँ के बारे में बात की ना, जैसे अपना, चलो चैनल के माध्यम से एक अच्छा मैसेज आ रहा है, तो जैसे माँ चाहती है कि मेरा बच्चा ये बने, मेरा ये बने, पापा भी चाहते हैं कि बच्चा ये बने, तो जैसे आपने कहा कि मुझे लगता है कि माँ बाप को छोड़ देना चाहिए बच्चे के इंटरेस्ट पे। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि
अपनी मर्जी माँ बाप को अपने बच्चों पे थोपनी नहीं चाहिए। बच्चे में टैलेंट है और उसमें अगर आपने किसी और लाइन में डाल दिया तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। 84 लाख योनि के बाद मानव जब जन्म लेता है तो वो किसी विशेष कार्य के लिए धरती पे बिल्कुल आता है। बिल्कुल। अगर वो आया और वैसे ही चला गया, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। तो उसकी बजाय उसमें कोई टैलेंट है तो उसको निखारना, उभारना, प्रेजेंट करना लोगों के सामने। पब्लिक स्वीकार करती है या नहीं करती उसको छोड़ दो, बिल्कुल। पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया, पहले ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, एशिया लेवल पे, एशियन गेम हुए थे, बिल्कुल। वहां मैंने कमेंट्री करी थी। बड़ी विचित्र बात है ये 1984 के अंदर। ओके। तो उसके बाद फिर इंटरनेशनल एंकर के रूप में मैंने 10-12 मैचों में कमेंट्री की। और मजेदार बात ये रही कि मैं जब पहली मर्तबा मोहाली के क्रिकेट मैच में, भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बोला, सभी सुनने वालों को धर्मेंद्र गोस्वामी का नमस्कार, तो मेरे कमेंटेटर बॉक्स में जहाँ की महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और सारे बड़े बड़े स्टार, कपिल देव बैठे थे। तो उस दौरान रतिया के फतेहाबाद जिले के 5-4 बंदे उस कमेंटेटर बॉक्स में घुस आए। ओके। बोले हमारे शहर का बंदा बैठा है। उनको प्राउड फील हुआ। प्राउड फील हुआ। तो वो जो ताकत आपको मिलती है ना, वो किसी नोबेल पुरस्कार से कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे फिर आगे बढ़ना रास्ता शुरू हुआ। नहीं, क्योंकि हाँ, ये जैसे आपने बात कही कि जैसे आप कहीं भी फेमस हो जाएं, मगर जैसे अपना शहर आपको जानता है ना, तो वो अलग ही फीलिंग होती है। नो डाउट। जब आपको शहर जानता है, आपकी कदर करता है, आपकी बात को मानता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, और आपका इलाका या आपका स्टेट आपको देता है, तो इससे बड़ी दुनिया की कोई दौलत नहीं है। मुझे कई बार ऑफर भी मिले, कई और बार, 1-2 बार बॉम्बे का भी मेरा गया, मैं बॉम्बे जाके भी आया 2-3 बार, गोवा गया मैं, तो वहाँ कुछ काम करने के ऑफर भी मिले। पर जो प्यार मुझे यहाँ मेरे इलाके के लोगों ने दिया, मैं 7 जन्म में उस प्यार को भूल नहीं सकता। क्या बात है। क्योंकि इतनी बेपनाह मोहब्बत एक आर्टिस्ट के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, मोटिवेटर के रूप में जो मुझे मिली, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हालांकि मेरा मन था, पर ऐसा हो जाएगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। तपस्या तो बहुत रही। लोग जैसे आप कह रहे हैं कि आप सफल हुए, मैं नहीं मानता मैं अभी सफल हूं, बट इसके पीछे जो मेरा संघर्ष, जो मेरी तपस्या रही है, वो अगर मैं आपको बताने लगूं तो एक तो टाइम बहुत लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या बात है। ऐसे ही कोई कुछ नहीं बनता, उसके लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ तमाशा खड़ा करना मेरा लक्ष्य नहीं है, सिर्फ तमाशा खड़ा करना मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा उद्देश्य है तस्वीर बदलनी चाहिए। क्या बात है। तकदीर बदलनी। क्या बात है। बहुत अच्छी। मतलब तस्वीर बदल गई है, आपको लगता है बदल गई है? बदल गई बदल गई है, कुछ और भी बदल जाएगी अभी। मतलब ये लगता है कि अभी तस्वीर में कुछ पेंडिंग है। हाँ, थोड़ी सी पेंटिंग में जब ना वो कैनवास में कुछ डॉट्स रह जाते हैं, Okay. तो वो अभी भरने बाकी हैं। डॉट्स का मतलब कहीं वो तो नहीं कि पैसा अभी आना बाकी है, या नहीं, मतलब पैसे की तो बात नहीं है, पैसे का इशू अलग से है भी। जैसे मेरे कुछ और इरादे थे, कुछ और तमन्नाएं हैं। ओके। मैं ये चाहता हूं कि मेरे इलाके के लोग, मेरे स्टेट के लोग, जिस रास्ते पे मैं चला वहां चलकर, उसी रास्ते पे चलकर, क्योंकि ये जो वीडियो है, मैं दर्शकों से एक निवेदन करूंगा कि इसको आप एक मजे के रूप में मत लेना, इसको सीरियसली लेना। ये बहुत पॉजिटिव रोल अदा करेगी आपके जीवन बिल्कुल में, बिल्कुल। और ये आपके जीवन को बदल सकती है। बिल्कुल। 3 घंटे की हम फिल्म देखते हैं और कुछ नहीं मिलता हमें उसमें से। बड़े बड़े शोज देखते हैं 1 घंटे के, 1.5 घंटे के, कुछ नहीं मिलता, घंटे मत भूल जाते हैं। पर ये हमारा शो, मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी न किसी की जीवन को जरूर बदलेगा। बिल्कुल। क्या बात है। और मैं ये भी आपको अमन जी कहना चाहूंगा कि इस शो में जो कमेंट्स आए, वो उसके लिए आपको भी आए और मुझे भी आए। मेरा नंबर भी देना ताकि मुझे पता लगे बिल्कुल 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 कि हमारी टॉक शो लोग सीरियसली देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने मैंने एपिसोड किए हैं, लगभग बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया है। 2500 के पास व्यूज है, किसी के 3000 व्यूज हैं। मतलब लोग बहुत अच्छे से देखते हैं उसको। और मैंने पहले भी डिस्कस किया कि मेरा मकसद ये है कि जो लोकल लोग हैं, मतलब जैसे यहाँ पर रतिया बैठे हैं,
और मोटिवेट करना है तो मैं लोकल बंदों को उठाऊं, बाहर के लोगों के पास ना जाना पड़े लोगों को। यार बाहर कोई फेमस है तो मुझे क्या उसका फायदा, कि यहाँ जो फेमस है उससे आप अपनी स्टोरी पूछ सकते हैं, लोगों ने आपसे कनेक्ट करना आपसे करें। तो ये होता है ना, कोई बच्चे को लगता है यार मुझे आपकी तरह बनना है, मुझे बोलना सीखना है, मैं उस पर कंफर्टेबल नहीं हूँ स्टेज पे, तो आपसे कनेक्ट करे, आपका नंबर बीच में जाएगा तो आपसे बात कर सकते मैं हैं वही लोग। बात कह रहा हूँ कि चाहे वो मीडिया सीखना चाहता है, हाँ जी, चाहे वो एंकरिंग सीखना चाहता है, स्पीच सीखना चाहता है, उसके लिए मैंने भी अलग से एक ऑफिस बना रखा है आजाद मार्केट में, और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना रखा है। उसमें जो है कुछ लोग आते भी हैं, सीखते भी हैं, और कुछ नए बच्चे भी हैं, वो भी आ रहे हैं। तो जो ये इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर की, ग्रुप डिस्कशन की, जो हम बात कर रहे हैं, आजकल के बच्चों में क्या है, किताबी कीड़े हैं। बिल्कुल, किताब में सब कुछ याद है, लेकिन इंटरव्यू में जाते ही फुस हो जाते हैं। तो बीच में रोकना चाहूंगा आपको मैं, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर था। अभी आप कहते हैं कि जो नेता पॉलिटिशियंस होते हैं वो फेमस आगे हो जाते हैं, मान लो एक बोलने की कला, जो ऐसे पॉलिटिशियन जब बहुत कम बोलते हैं वो आगे नहीं आ पाते, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत फेमस है, बोलना बहुत अच्छे से आता है उनको, और बड़े नेता हैं जिनको बोलना अच्छे से आता है, और बोलना, वो आपकी कला वाली बात आ गई कि बोलना सिखाया कौन और कैसे बोलना सीखा जाएगा। तो ये चीज बहुत कम मिलती है सीखने को ना, हाँ जी। सिखाने वाले नहीं मिलते। क्योंकि जो पंडित खुद गुड़ खाता हो वो दूसरे को गुड़ खाने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं रोक सकता। ये कला ऐसी है जिसको आती हो वही सिखा सकता है। बिल्कुल, हर कोई इसकी दुकान खोल के नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। आप उसकी अचीवमेंट देखो, उसके मेरे दर्शकों को कहता हूं कि जितनी बातें मैंने कही हैं इनके मैं सबूत दिखाऊंगा, इनके फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, इनकी खबरें हैं। इवन कपिल देव के साथ मेरी मुलाकात जब हुई थी राजभवन हरियाणा में, तो मैं उस टाइम स्टेज सेक्रेटरी था वहां पे। तो उसमें हुआ क्या कि कपिल देव को 432 विकेट मिलने पर 4,32,000 का पुरस्कार देना था। क्या बात है। तो मैंने कपिल देव जी को कहा कि पहले राज्यपाल बोलेंगे, फिर मुख्यमंत्री बोलेंगे, और उसके बाद आपने बोलना है। कहता नहीं भाई, मेरे से छक्के मरवा लो, चौके मरवा लो। बोला नहीं, मैं बोला नहीं। और मैं कहा सर आपका नाम प्रोटोकॉल में है, ये है वो है। और फिर कहते यार ये काट दे मेरा नाम। ओके, ये इट्स फैक्ट। हालांकि इतना बड़ा स्टार था, लेकिन मैंने उसको ना साइड में, पर्दे के साइड में लेके गया। मैंने कहा आपने कपिल जी ये 4 लाइनें बोलनी है। बिल्कुल। और उन्होंने उस 4 की 40 लाइनें भेजी, बोली। जब मैंने उनको इंस्पिरेशन दी, मोटिवेट किया, उनको बताया, थोड़ा समझाया। और मजेदार बात है कि अगले दिन के दैनिक ट्रिब्यून अखबार में वरिष्ठ पत्रकार अशोक मलिक ने खबर लगाई है, उसकी कटिंग भी मिल जाएगी, जिसमें यह लिखा था कि कपिल देव बोलना नहीं चाहते थे, पर वहां स्टेज के सेक्रेटरी धर्मेंद्र गोस्वामी ने उन्हें तैयार किया, और कपिल क्या बोले कि उन्होंने कमाल कर समा बांध दिया। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि ये चीज एक अद्भुत है, एक अकल्पनीय है, अतुलनीय है। इसका तो लोगों को फायदा उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जेब में 1 करोड़ रुपया है, किसी को नहीं दिखता। दूसरी में 10 करोड़ है, नहीं दिखता। और अगर आपकी बात में दम है तो करोड़ों लोगों को दिखेगा और वो आपकी कदर करेंगे। बिल्कुल, हो सकता है पैसे वाले की कम हो, जायज बात है। लेकिन अगर आपने अभी प्रधानमंत्री महोदय का नाम लिया, बहुत अच्छी स्पीच करते हैं, पूरा वर्ल्ड दीवाना है उनका, पूरा संसार दीवाना है। ऐसे और से बहुत से लोग हैं। तो स्पीचों में अक्सर मेरे को जब बुलाया जाता है बड़े बड़े प्रोग्रामों में, इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक, चाहे वो स्पोर्ट्स के हैं, चाहे सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, सांस्कृतिक हैं, तो वहाँ पर लोग सुनकर प्रभावित होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई लोग फिर सीखने के लिए आते हैं। आपकी बात का मैं उत्तर दे रहा हूँ कि उनको सीखना चाहिए, लर्निंग जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने सुना आपको मुख्यमंत्री ने 4 बार अवार्ड दिया, थोड़ा बताएंगे डिटेल में कौन कौन से मुख्यमंत्री से आप सम्मानित हुए? इसमें 2 बातें हैं। पहली तो अवार्ड की बात अगर मैं करना चाहूं तो यूं ही नहीं हो जाता है कोई बदनाम, कुछ तो कमियां रही हो। बिल्कुल। इसका अगर उलट करें तो किसी को यूं ही नहीं मिल जाता सम्मान, कुछ तो खूबियां रही हो। बिल्कुल, एक दूसरे के अपोजिट है। आपको जानकर ताज्जुब होगा अमन जी कि पिछले 30 वर्षों में 6 मुख्यमंत्रियों का मैंने मंच संचालन किया है। क्या बात है। निरंतर, जो एक के बाद एक लगते हैं। दूसरी बात ये थी कि उसमें मैंने मीडिया में मैंने कुछ ग्रामीण पत्रकारिता को लेकर, रूरल पत्रकारिता को लेकर काम किया।
तीसरा, समाज सेवा को लेकर काम किया। अनेकों कल्पों से मैं जुड़ा रहा, अब भी जुड़ा हुआ हूं। तो इन सब उपलब्धियों का जो है ना, अखबारों में जिक्र हुआ, लोगों को पता चला, सरकार को पता चला। तो भिन्न भिन्न समय पर 1999 से लेकर और 2020 तक लगातार तो नहीं कह सकते, बीच में गैप थे, तो 4 बार मुझे ये सम्मान मिला। ओके। मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का। ओके। और जब मेरी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री पूरी हुई, तो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने मुझे वो डिग्री अपने हाथों से प्रदान की। क्या बात है। तो ये चीजें एक आपके लिए टॉनिक का काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल करती है। तो वो चीजें है ना कि इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भावना आपके दिल में होनी चाहिए कि मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई मकसद चुनो जिंदगी के लिए, पहुंच सको अगर दीन दुखियों के आंसू तुम, तो कुछ नहीं चाहिए खुदा की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी के लिए। हाँ, धर्मेंद्र गोस्वामी के लिए एक बात और भी बोली जाती है कि जब बोलना शुरू करते फिर बंद नहीं होते। नहीं मैं क्योंकि ये जो अफवाहें उड़ रही है उनके बारे में आप बात करेंगे। नहीं, ये र्यूमर है, अगर आप मुझे छेड़ेंगे तो मैं बोलूंगा ये आपको अवार्ड कैसे मिले, तो मैं बताऊंगा ना। लोग कहते हैं ना, उनको 1 मिनट के लिए बुलाओ, 10 मिनट नहीं जाते। नहीं, अब उल्टा हो गया। अब 10 मिनट कहो तो मैं 1 मिनट लगाता हूँ। ओके, मतलब पहले था ऐसा? पहला था, मैं जो अपने आप को स्थापित करना था। बिल्कुल। जब बंदा स्थापित हो जाता है, हाँ जी। तो फिर उसकी जो तृष्णाएं हैं, जो उसकी वेकेबलरी है, फिर वो कम हो जाती है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी बात सच थी, लेकिन अब नहीं है। मतलब हमारी रिसर्च में दम है। आपकी रिसर्च में आप पीएचडी हैं इसमें, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन आप अब कभी बुलाना। अभी पीछे ही इसी महीने अक्टूबर में मेरे 2-3 प्रोग्राम थे, तो वो दर्शकों ने ये कहा, मेरे श्रोताओं ने कहा कि हमें तवक्को थी, हमें उम्मीद थी कि गोस्वामी जी 10 मिनट बोलेंगे और आप 1.5 मिनट ही बोले। ओके। क्योंकि ये वक्त का तकाजा है। तो अब मुझे कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोग कहें परिंदों को नहीं मिलती तालीम उड़ान की, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं बुलंदी आसमान की, बुलंदी आसमान। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप 10 मिनट ही बोला करें। ऐसे नहीं कि 1 मिनट का है तो 1 मिनट ही बोलना है। मतलब लोग सुनना चाहते हैं, लोग जब इंटरेस्ट से सुनते हैं ना, तो दिल करता है, मैं भी, क्योंकि मैं भी बोलना चाहता हूँ, मेरा भी दिल करता है, मैं भी बोलता हूँ स्टेज पे। तो जब एक बार अपना फ्लो बन जाता है ना, तो रोकना मुश्किल होता है अपने आप को। एक बात मैं नहीं आपको बताना चाहूँगा, आजकल मैंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। मैंने क्या किया कि मेरे वक्त का एक पड़ाव है, मेरी उम्र का पड़ाव है कि अब मैं आध्यात्मिकता से जुड़ गया हूँ, बिल्कुल, धार्मिक कथाओं से जुड़ गया हूँ। और जितने भी ये कथाएं होती हैं, सत्संग होती हैं, प्रवचन होते हैं, उनसे जुड़ा हूँ मैं। तो वहाँ पर जब मुझे बुलाया जाता है, मान लो भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया, मुझे राम वनवास के लिए कुछ टॉपिक दिया, तो जब तक वो कंसेप्ट क्लियर ना हो लोगों को, तो बोलने का कोई फायदा नहीं, कोई नाम नहीं करना आपने। बिल्कुल। या मुझे बताया गया कि कृष्ण सुदामा की दोस्ती के बारे में कुछ बताइए, जब तक वो कंसेप्ट क्लियर ना हो तो कोई फायदा नहीं है। आपका अगला लक्ष्य धार्मिक गुरु तो नहीं? कि मन में है कि अभी तो पड़ा बाकी है, धार्मिक गुरु बन जाना चाहिए? काफी स्कोप है आजकल उस चीज का। नहीं, स्कोप की बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि मैं सेवा करूं, क्योंकि आज का जो बच्चा है ना, मैं सीरियसली कह रहा हूं, आज की यंग जनरेशन सोशल मीडिया के जरिए गर्त में डूबती जा रही है। सभी नहीं, कुछ लोग। उनको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनको आध्यात्मिकता के साथ जोड़ो। अभी मेरे बहुत से लोगों के मैं इंटरव्यूज लेता हूं, बहुत से बच्चों से बात करता हूं, स्कूलों कॉलेजों में मेरे सेमिनार होते हैं, उन्हें हमारे गुरुओं के बारे में नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने अपने लाडले जो है जिंदा दीवारों में चढ़वा दिए। उसर रही खूनी दीवार, लाल खड़े दोनों विचकार, अंबर रोया धरती रोई, ए अनहोनी गल क्यों हुई। सलमान खान का पता है उनको, ऐश्वर्या राय का पता है उनको, लेकिन हमारे गुरुओं का नहीं पता। तो जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तब तक मैं कहता हूं, मैं क्या कोई भी वक्ता हो, उसको उतना टाइम जरूरी होता है। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, ड्रामा नहीं होना चाहिए। सर, आपकी बात से मुझे बात याद आ गई, रोल मॉडल चेंज हो गए लोगों के आजकल। मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, हरमनदीप सिंह जो अभी अपनी हॉकी की टीम में कैप्टन जीत के आए थे, वो कहता हम एयरपोर्ट पे 5-6 लड़के थे हॉकी वाले, हम भी खड़े थे और डोली चाय वाला भी खड़ा था, हमें कोई पहचान नहीं रहा था, डोली चाय वाले को बुला बुला के फोटो कर रहे थे लोग। लोग किस साइड जा रहे हैं?
किस साइड में जा रहे हैं, तो आपने हमें यहाँ बुलाया, हो सकता है हमारे जो प्रशंसक है वो भी साइड में जुड़ जाएं। बिल्कुल। तो उद्देश्य यही है हमारा कि हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारी माँ बाप के प्रति, बिल्कुल, अपने परिवार के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति और अपने परमात्मा के प्रति बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। ना कि ये जो फिल्मों में या गलत जो आजकल ट्रेंड चल पड़ा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें टाइम बर्बाद कर रहे हैं लोग। उसका एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आज कई लोग जाते हैं कि हमारा बच्चा नशा करता है, डॉक्टरों के पास जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 2-4 साल में लोग जाएंगे, जी हमारे बच्चे को मोबाइल का नशा है, जी ये छुड़वाओ। बिल्कुल, एडिक्शन है आजकल। एडिक्शन है। जबकि बात हमारे गुरुओं ने उल्ट कही थी, भंग पोस्त नशा, भंग मद पोस्त नशा, उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का, चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। तो हमारा अब उद्देश्य है कि वो कुमारी परमात्मा की चढ़े। वरना ये जो हमारे पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं, इन्होंने पहले हमारे सोने के मंदिर लूटे, हमारी टेक्निक लूटी, हमारा हीरे जवाहरात लूटे, और अब पश्चिम 2 चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है, एक हमारे संस्कार तोड़ने के पीछे और एक हमारे परिवार तोड़ने के पीछे। अगर हम ना संभले तो ये दोनों भी हमारे हाथ से चली जाएंगी। पिछला महीना बिजी थे कि आपने इलेक्शन की कवरेज की, एक अब नॉर्मल भी आप कवरेज करते हो, ये क्या डिफरेंस रहता है कि कितना हेडेक हो जाता है जब आप मतलब इलेक्शन की कवरेज करते हो स्पेशल, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, कैसे मैनेज किया? मैंने जैसे किया कि जैसे आपने अभी गूगली मारी है कि कहाँ तो आप बाउंसर फेंक रहे थे और एकदम टर्न ले ली है बॉल ने। बिल्कुल। तो वो टर्न इस इलेक्शन में होता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल हमारी प्रक्रिया होती है, उसमें नियमित रूप से खबरें होती हैं, वो हम भेजते हैं। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे प्रेशर बहुत रहता है। बिल्कुल। क्योंकि जो भी उम्मीदवार होता है, हमें तो किसी विशेष से कोई ज़्यादा लगाव नहीं होता, हमें सच्चाई से होता है। होना भी नहीं चाहिए। हाँ, न्यूट्रल होते हैं हम, निष्पक्ष होते हैं, निर्भीक होते हैं। तो हम जो लिखते हैं, जो दिखाते हैं टेलीविजन पर, भी लोगों को अच्छा लगे। बिल्कुल। ये नहीं कि हम मनगढ़ंत अपनी बात कोई घुसेड़ दें बीच में। लोगों का जो ओपिनियन है वो सामने आए, वो सामने आए। उसमें प्रेशर रहता है, हमें गांव में जाना पड़ता है, शहर में जाना पड़ता है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, उम्मीदवारों से मिलना पड़ता है, और इस कारण जो है वो एक्सर्शन थोड़ी बढ़ जाती है। ओके। और फिर उसके एनालिसिस करने पड़ते हैं। फिर लोग जो हैं वो अखबार पे ज़्यादा विश्वास करने की बजाय पत्रकार पर ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। इतने फोन आते हैं, कौन आगे जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन अभी हुआ नहीं, कौन जीतेगा? तो उन लोगों को भी संतुष्ट करना पड़ता है अपने हिसाब से। नहीं, वो जायज है, क्योंकि उनको लगता है कि आप सारा दिन फील्ड में घूमते हो, आपको पता है कौन आगे जा रहा है। उसमें एक चीज बात है ना, कोई एक राजनीतिक दल का कोई विशेष समर्थक है और हम कहते हैं कि दूसरा आगे जा रहा है, तो वो हर्ट हो जाता है। इसने ये बात क्यों कह दी? बिल्कुल, वो अपना सुनना चाहता है ना, वो अपना सुनना चाहता है, लेकिन हम वो बताते हैं जो सच है। हाँ जी सर, बहुत सी बातें आपने की, जैसे सोशल मीडिया के बारे में, आपकी पत्रकारिता के बारे में। अब थोड़ी सी पर्सनल बातें करता हूँ आपसे। मैं चाहूँगा कि आपकी हॉबीज़, थोड़ा इंटरेस्ट के बारे में बताइए, और उनके लिए टाइम मिल पाता है या नहीं? देखिए मुझे, मेरे पहले का जो बचपन का जीवन था या जो उसके बाद का जीवन था, मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है, खेलों में। और वो खेलों का वो मेरे लिए अभिशाप नहीं बना, मेरे लिए वरदान बना है। बिल्कुल। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। म्यूजिक का मेरा शौक है, म्यूजिक में सुनता हूँ खाली टाइम में, अब भी सुनता हूँ। एक्सरसाइज कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन वॉकिंग मेरी जरूरी सवेरे की एक रूटीन में शामिल है। और सबसे बड़ी बात, गौ सेवा, गौओं की सेवा। उसके लिए मुझे 10 साल पहले हरियाणा स्टेट गौ सेवा आयोग का मेंबर और मीडिया कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया था। तो पूरे प्रदेश में मैंने गौओं की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये गौ माता की मेरे पर कृपा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में अब भी हैं। और मैं मुझे खुशी होती है, मुझे मन से, जब मैं अगर किसी के काम आता हूँ या जब मेरी कोई बात मान लेता है तो खुशी होती है। जब नहीं मानता तो दुख भी होता है। बिल्कुल। जैसे मैं अब कह रहा हूँ कि आपके गुरुओं के प्रति, परमात्मा के प्रति आपका प्यार हो, आपको कोई अच्छा आपको व्यक्ति मिलता है, उसका आप सम्मान करें।
भगवान का आप सम्मान करें, क्योंकि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें प्रभु के लिए प्यार नहीं। क्या बात आप सबके लिए करते हो, परमात्मा के लिए नहीं करते, प्रभु के लिए नहीं करते, कितनी गलत बात है। तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि आप भी कीजिए। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं बनती तो उसके लिए मेरे पास टिप्स है, मैं दे सकता हूँ, मेरे पास आइए। तो उससे क्या होगा कि आप में एनर्जी बूस्ट होएगी, आपके अंदर ज्वालामुखी है। आप तो एक टीचर हैं, आपको पता होगा कि मनुष्य का जो दिमाग है वो सिर्फ जितना भगवान देकर भेजता है उसका 5 से 7% यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल 90-92% तो जैसे आता है वैसे जला दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं वो मैक्सिमम 10% यूज कर लेते हैं और वो वर्ल्ड के महान साइंटिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं। तो हम उसको बूस्ट करें, 5, 10, 15% करें तो ही फायदा है। क्योंकि ये जो शरीर है इसके हर अंग का महत्व है, इसको लेकर जो है हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है। आपकी वाणी के प्रति सबसे बढ़िया भाषा आपकी वाणी, इसके ऊपर नियंत्रण आपका है कि नहीं। बोलना सब जानते हैं लेकिन क्या बोलना है वो नहीं पता, बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो ये चीज जो है ये आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। आप में कोई टैलेंट है तो हमारे जैसे लोगों के पास आए, हम उनकी मदद कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी प्रकार का टैलेंट है उसको बूस्ट अप करें। अगर आप 10% है तो 100% तक हम पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। ओके इंटरव्यू में पास होना है कहीं पढ़ाई में, उसमें वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए आपकी, तो वो बहुत ज़रूरी है। आज के बच्चों को इस चीज़ की कमी है, बिल्कुल युवाओं को इस बात का पता ही नहीं है। इंटरव्यू में जब बोर्ड पे जाते हैं तो जमा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। ओके और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जिन प्रोग्रामों में मैं जाता हूँ तो लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो आपकी पहला पंच लाइन होती है वो लोगों को बहुत इम्प्रेस करती है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें अगर मैं कहीं रेडियो में गया, टीवी में गया या मैं इंटरनेशनल एंकर के रूम में गया तो मैंने शुरुआत यहाँ से करता हूँ, सभी सुनने वालों को धर्मेंद्र गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। तो इतने में लोगों का ध्यान आपकी तरफ हो जाए, कनेक्ट हो जाते हैं लोग आपसे। कनेक्टिविटी। और अगर आप बोल रहे हैं और लोग बातें कर रहे हैं, लोग जो है वो विस्परिंग कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा? उससे अच्छा तो ना ही बोलो आप। बिल्कुल बिल्कुल तो ये जो चीज़ें हैं ये एक टिप्स हैं, ये कला है और इसकी ट्रेनिंग लोगों को लेनी चाहिए। ये भी मुझे सौभाग्य मिला, 20 साल फतेहाबाद में और 20 साल रतिया में, 26 जनवरी और 15 अगस्त का मैंने मंच संचालन किया। क्या बात है, 40 साल का ये एक रिकॉर्ड है। क्या बात है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, उसमें बहुत कुछ सीखा। आज बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं, कोई ऑफिसर बन गए, कोई डॉक्टर हैं, कोई अच्छे हैं, जी हमने आपको पहली बार स्टेज पे देखा और आपको देखकर ही हम आगे बढ़े हैं। क्या बात है। तो ये मेरे लिए किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार से या नोबेल पुरस्कार से या पद्मश्री अवार्ड से कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ। नहीं, आप बहुत जगह आप इंटरव्यू दे चुके हो, बहुत से पॉडकास्ट आपने किए होंगे, आज आपका पॉडकास्ट मेरे साथ था तो कैसी फीलिंग आई आपको, कैसा लगा यार? आप उम्मीद थी आपको भी ऐसा सेटअप होगा या आपको लगा यार कोई बात नहीं चलती? नहीं, जब आपने, मैं सच बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे शौक नहीं है कि मैं किसी की बटरिंग करूं बिना मतलब कि, मैं किसी की बेइज्जती करूं या बिना मतलब किसी की बड़ाई करूं। ये मेरी फितरत में नहीं है। ओके। समाज में भी और यहाँ भी। मुझे ये था कि मेरे बहुत से लोगों ने इंटरव्यू लिया, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, हरियाणा में, इवन चंडीगढ़ में मेरे इंटरव्यू लिए हैं। तो वो एक फॉर्मेलिटी सी होती है, एक फिक्सिंग सी होती है, वो बस थोड़ा बहुत ये शब्द पूछा और गया। और आपका ये जो सेटअप है अमन टॉक्स का, इसमें आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और विशेषकर जो आपके क्वेश्चन थे, इसमें आपने थोड़ी मिर्चें भी फेंकी हमारी आंखों में। ओके। क्योंकि सर स्क्रिप्टेड नहीं था ना, क्योंकि अपन एक ही टेक में सारा कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात है। मैंने कुछ, यही होता है कि पॉडकास्ट में नॉर्मल चीजें जैसे अपन डिस्कशन करते हैं, नॉर्मल चीजें, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें करूं तो ये जचेगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जो चीजें लोगों के दिमाग में है, कि अफवाहें हैं कुछ, वो उनको पता होना चाहिए ना। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उससे मुझे ये फायदा मिलेगा कि जिन लोगों में गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, वो दूर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मुझे टोकेंगे नहीं तो वो सोचेंगे नहीं, हाँ जी, हाँ जी, अभी भी ये वही धर्मेंद्र है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये नहीं पता कि अब जमाना बदल गया अब है। धर्मेंद्र जी बदल चुके हैं। हाँ, और अब जैसे आध्यात्मिक गुरु की या मोटिवेशनल गुरु की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उस दिशा में भी भगवान धीरे धीरे लेके जा रहा है। हाँ जी। और आने वाले समय में हो सकता है कि जो नेक्स्ट आपका एपिसोड हो
मैं चाहता हूँ वो भी हम शूट करें, बिल्कुल। और उसमें सारा विषय जो हो वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो और सब लोगों के लिए हो, जिसमें बच्चों को, युवाओं को और सबको एक अच्छा मैसेज जा सके। बिल्कुल। और आज आप आए तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत से लोगों की भ्रांतियां आपने कहा दूर हो गई होंगी। बहुत से बच्चे आपसे मिलना चाहते होंगे, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत से लोग आपको देखकर सीख चुके हैं, बहुत से पड़ाव पार कर चुके हैं, और भी कुछ लोग सुनना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो मैं नंबर भी सर का बीच में ऐड करूंगा, तो आप देख सकते हो। सर आप आज आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अमन टॉक से मैं ये भी क्षमा चाहूँगा कि आपने मुझे 3-4 बार बुलाया, लेकिन मैं बीच में मशरूफियात के कारण नहीं आ पाया। कोई बात नहीं। आज मैंने कोशिश की कि आज समय निकाल कर आपसे, आपका स्टूडियो देखें और आपसे गुफ्तगू करें, और आप जैसे शिक्षाविद से मिलकर तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा अच्छा स्वागत भी किया और इंटरव्यू भी किया और लोगों की भलाई। और अक्षय म्यूजिक फिल्म प्रोडक्शन, अक्षय म्यूजिक जो प्रोडक्शन है, हाँ जी। ये वास्तव में बेमिसाल है, कमाल है। ये एक ऐसा, आपको लगा होगा यार मैं बहुत अच्छे स्टूडियो में यार, ना मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे गुजरी के लाल यहाँ पर बैठे हैं वरना मैं खींच लेता। टॉप क्लास आपने देखा होगा यार सिस्टम जो हाँ, अरेंजमेंट्स मुझे थे। अक्षय के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। अक्षय के नाम पर मैंने अक्षय कुमार फिल्म स्टार सुना था। आज पता चला कि इस फिल्म लाइन में, इस सोशल मीडिया के लाइन का एक मास्टर अक्षय बहुत यहाँ भी है। बहुत इसके भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि जिसने हमारा सारा एपिसोड शूट किया, रिकॉर्ड किया, साउंड अलग की, वीडियो अलग की, और फिर मिक्सिंग करके आप लोगों को दिखाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। Welcome to our show, Aman Talks. Let's talk with Aman. Let's talk with Aman. Let's talk with Aman. Action music and news. Let's talk with Aman.